नमस्कार। मैं हूं ग्रुप कैप्टन संजय पेटकर। जैसे कि आप जानते हैं, भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त। और सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके घर में बाप्पा आ चुके हैं, गणेश जी आ चुके हैं और चारों तरफ माहौल खुशी का है और फेस्टिवल का है। और हम यही चाहते हैं कि बापा जो है, भगवान जो है, हम सबकी रक्षा करे, हम सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बरकरार रहे। जिस तरह से भगवान या कह लो या अल्लाह कह लो या जीसस क्राइस्ट कह लो, जिस तरह से ये जो एक शक्ति है हम सबका ध्यान रखती है, हम सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बरकरार रखती है, उसी तरह एक और शक्ति है और वो है भारतीय सशस्त्र सेना। भगवान की बराबरी तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन भगवान जो चाहते हैं कि देश खुशहाल रहे, देश बढ़ता रहे और देश संरक्षित रहे, उसकी जिम्मेदारी जो है भारतीय सशस्त्र सेना यानी भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना करती आ रही है। क्योंकि सशस्त्र सेना दल का क्या है, मुद्दा क्या है, उनका मेन एम क्या है कि भारत की जो सीमाएं हैं उसके ऊपर कोई नजर ना रखे, उसको लांघ के कोई अपने देश में ना आए और जो अपनी सीमाएं हैं वो हमेशा ही सुरक्षित रहे। और यही नहीं, देश के अंदर अगर कोई भी विपदा आती है, कोई भी आपदा आती है, कोई भी अंदरूनी शक्ति कोई अपने देश को तहस नहस करना चाहती है, ऐसे वक्त में भी भारतीय सेना को बुलाया जाता है और हमेशा की तरह भारतीय सेना अपना जो दायित्व है वो पूरा करती है। लेकिन क्या भारतीय सेना में सिर्फ यही एक काम है? ये तो एक काम है ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन क्या जो सेनाओं में जो भर्ती होते हैं, जो सेना में होते हैं, वो क्या ह्यूमन बीइंग्स नहीं है? क्या वो मानव नहीं है? क्या उनकी आशाएं नहीं है? क्या उनके कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो वो खुद करना चाहे? अगर वो कुछ गाना बजाना चाहे या कोई म्यूजिक प्ले करना चाहे या कोई खेल खेलना चाहे, तो क्या वो सशस्त्र सेना में रह के नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। भारतीय सशस्त्र सेना में इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करने के लिए और उसमें तरक्की पाने के लिए कई तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, कई तरह के सुविधाएं हैं और ट्रेनिंग भी जाती है। तो चलिए कुछ बातें फौज की में आज हम ऐसे ही एक मुद्दे की बात करते हैं, और वो है क्या एक फौजी, एक सैनिक या एक सिपाही एक खिलाड़ी भी है? यानी एक सिपाही, एक खिलाड़ी। सेना में रहते हुए सेना की जो कर्तव्य है उसको अच्छी तरह से पार करते हुए खेल कूद में भी हम लोग भाग ले सकते हैं। और सिर्फ भाग नहीं ले सकते हैं, अपने यूनिट के लिए, अपने रेजिमेंट के लिए, अपने दल के लिए, यही नहीं, अपने देश के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों में भी हम माहिर हो सकते हैं। और यही नहीं, ओलंपिक तक जाके भी हम मेडल हासिल कर सकते हैं। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि भारतीय सेना में रहते हुए किस तरह से हमारे जो फौजी भाई हैं वो खिलाड़ी भी हैं और उन्होंने ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में किस तरह से अपने देश के लिए अपना मेडल कमाया है और देश का नाम पूरे दुनिया भर में रोशन किया है। वैसे तो कई खिलाड़ी हैं, लेकिन आज हम कुछ चुनिंदा ऐसे खिलाड़ियों की बात करेंगे जो ओलंपिक लेवल तक या एशियन गेम्स के लेवल तक गए थे और जिन्होंने देश के लिए मेडल कमाया। तो सबसे पहले बात आती है मुझे मेजर ध्यानचंद की। मेजर ध्यानचंद जो है बहुत ही उम्दा हॉकी के खिलाड़ी थे और वो उस वक्त हॉकी के खिलाड़ी थे जब हमारे देश के ऊपर ब्रिटिशों का राज था और मेजर ध्यानचंद उस वक्त ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कार्यरत थे। और
उस वक्त ब्राह्मण रेजिमेंट नाम की एक रेजिमेंट हुआ करती थी, उस रेजिमेंट में वो शामिल हुए थे और बाद में ब्राह्मण रेजिमेंट पंजाब रेजिमेंट में कन्वर्ट हो गया और वो पंजाब रेजिमेंट के कहलाने लगे। तो वो इतने उम्दा हॉकी के खिलाड़ी थे कि उन्हें बिना किसी कंपटीशन के वैसे ही सेलेक्ट किया जाता था। और चूंकि वो आर्मी में भी थे, उनकी आर्मी का भी दायित्व था, बहुत मुश्किल होता था उनको आर्मी से भी खेलने के लिए भेजना, लेकिन उनका गेम उतना अच्छा था, इतना बढ़िया था कि उनको आखिर आर्मी को स्पेयर करना ही पड़ा और उनको ओलंपिक में भी भाग लेने का मौका मिला। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। वो इतने बढ़िया खिलाड़ी थे कि लोगों को ये डाउट होता था, लोगों को ये संदेह होता था कि उनके हॉकी में कहीं गोंद तो नहीं चिपकी हुई है, कहीं फेविकॉल तो नहीं चिपका है, कि गेंद तो उनके हॉकी से निकलती ही नहीं, चिपकी ही रहती है। और लोग उनके हॉकी स्टिक को बार बार आके चेक भी करते थे, क्योंकि एक बार अगर बॉल उनके पास आ गई तो उसके बाद वो बॉल उनसे छूटती ही नहीं थी, सीधा गोल में जाके गिरती थी ऑपोजिशन के। तो इतने उम्दा खिलाड़ी थे। यही नहीं, उनके प्रेरणा के कारण 1928 से लेकर 1964 तक जितने भी ओलंपिक गेम हुए हैं, उसमें 8 ओलंपिक गेम्स हुए, उसमें से 7 ओलंपिक गेम्स में भारत को मेडल हासिल हुआ है। और मेजर ध्यानचंद हॉकी से हमेशा ही जुड़े रहे। स्वतंत्रता के बाद भी वो इंडियन आर्मी में थे और फाइनली वो मेजर के रैंक से सेवानिवृत्त हुए थे और सेवानिवृत्त होने के बाद भी उन्होंने वो हॉकी से जुड़े ही रहे। उनका जो जन्मदिन है 29 अगस्त, उसको राष्ट्रीय खेल दिवस की तरह मनाया जाता है और जो खेल का उच्चतम अवार्ड है भारत का, खेल रत्न अवार्ड, वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण प्रदान किया गया था। उनको द विजार्ड और द मैजिशियन के नाम से भी लोग पहचानते हैं। जब 1936 में ओलंपिक्स में जब फाइनल्स में जर्मनी के साथ मुकाबला होने वाला था, तब इतना बढ़िया उन्होंने प्रदर्शन किया था कि भारत ने 8 गोल दाग दिए थे और जर्मनी इतनी उम्दा टीम होने के बावजूद उन्होंने सिर्फ 1 ही गोल किया था। तब जर्मनी के आप जानते हैं अडोल्फ हिटलर, उन्होंने वो गेम देखा था, उन्होंने मेजर ध्यानचंद का गेम देखा और उन्होंने कहा, आप इतने उम्दा खिलाड़ी हो, आप वहाँ ब्रिटिश आर्मी में क्या कर रहे हो, आप आइए जर्मन आर्मी को ज्वाइन कीजिए, आप तो ऑफिसर नहीं है, मैं आपको कर्नल की रैंक दूंगा और जर्मन आर्मी में आपको शामिल कर दूंगा। लेकिन नहीं, देश छोड़ के मेजर ध्यानचंद नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया और वो भारत की सेना में ही बने रहे। तो मेजर ध्यानचंद और इंडियन हॉकी, ये दोनों इनसेपरेबल है, इन दोनों को कहीं भी कभी भी जुदा नहीं किया जा सकता। जहां भारतीय हॉकी की बात होती है, वहां ध्यानचंद जी का नाम हमेशा लिया जाएगा। और उनके नाम पे ही दिल्ली में एक स्टेडियम भी है जिसका नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है। और जितने भी भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं वो मेजर ध्यानचंद का नाम हमेशा लेते हैं, उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं दूसरे ऐसे फौजी की जिन्होंने खेल कूद में अपना नाम बहुत रोशन किया, और उनका नाम है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि वो एथलेटिक्स में पार्ट लेते थे और इतना तेज दौड़ते थे, 200 मीटर्स और 400 मीटर्स, जाने की ऐसा लगता था कि वो दौड़ नहीं रहे बल्कि उड़ रहे हैं, इसलिए उनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। वो ईएमई में कार्यरत थे इंडियन आर्मी के, और उनको बचपन से ही दौड़ने की आदत थी। ये दौड़ने की उनको कोई शौक नहीं था। जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था 1947 में, तब उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की जिसके कारण उनके ऊपर काफ़ी उस घटना का असर रहा और उन्हें
वो जो बातें हैं हमेशा याद रहती थी कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ तब उन्हें कितने दुख सहने पड़े थे। और ये जो भागने की आदत है उनको तभी पड़ी जब, क्योंकि उनको बहुत दूर दूर तक बचने के लिए, उस वक्त जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विभाजन हुआ उसमें जो अत्याचार हुए उससे बचने के लिए उनको काफ़ी इधर उधर छिपना पड़ता था, भागना पड़ता था। उनकी सारी फैमिली को भी काफ़ी कष्ट सहने पड़े थे। तो एक तरह से कहिए कि मजबूरी थी उनकी भागना, और यही मजबूरी उनकी स्ट्रेंथ बन गई। उन्होंने देखा, उनके जो कुछ रिश्तेदार हैं उन्होंने देखा कि ये लड़का तो बहुत तेज़ दौड़ता है और इसको तो भारतीय सेना में शामिल होना चाहिए। तो मिल्खा सिंह जो है भारतीय सेना में शामिल हुए, और उन्होंने वहाँ पे दौड़ना क्यों शुरू किया? क्योंकि जो खेल कूद में पार्टिसिपेट करते थे उनको एक्स्ट्रा दूध मिलता था, और इन्होंने तो इतनी गरीबी में अपने दिन बिताए थे कि 1 गिलास दूध के लिए उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया कि मैं जितना दौड़ूंगा मुझे उतना ज़्यादा दूध मिलेगा। लेकिन वो दौड़ने में तो बहुत ही माहिर थे और कई लोगों को पीछे छोड़ देते थे। इंडियन आर्मी ने भी उनके हुनर को पहचाना और उन्होंने उनको बहुत प्रोत्साहन दिया और उनको ट्रेनिंग भी इस तरह से दी कि वो इस एथलेटिक्स में, दौड़ में 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, 4x400 मीटर्स रिले में काफ़ी उन्होंने प्रोग्रेस किया और देश को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने के बाद मिल्खा सिंह 1956 ओलंपिक्स मेलबोर्न में गए थे। उन्हें लगा कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वाकई में वो हीट्स से ऊपर जा ही नहीं पाए, फाइनल्स में पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन वहाँ पे उनको जो एक्सपोजर मिला, अन्य जो उन्होंने खिलाड़ी देखे, अन्य देश के जो खिलाड़ी देखे, उनसे उन्होंने सीख प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने ऐसे ट्रेनिंग की कि उसके बाद जितने भी एशियन गेम्स हुए अपने एशिया में, उसमें उनको मेडल हासिल हुए। और फिर 1960 में उन्होंने रोम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और 400 मीटर्स के रेस में वो आधी वक्त तक तो फर्स्ट आते रहे, लेकिन उनसे थोड़ी सी चूक हो गई, उन्होंने थोड़ा सा पीछे देख लिया और वो ऑलमोस्ट फोटो फिनिश में 4th आए, यानी कुछ ही सेकंड की वजह से वो मेडल नहीं हासिल कर पाए और 4th आ गए। ये उनके लिए बहुत ही दुखद घटना थी। उन्होंने कहा कि मेरी इस छोटी सी गलती के कारण मैं ओलंपिक का मेडल नहीं जीत सका, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उसके बाद जितने भी एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसमें उन्होंने मेडल्स हासिल किए। 1960 में उनको खास करके पाकिस्तान में बुलाया गया, क्योंकि सब लोग जानते थे कि भारत के मिल्खा सिंह बहुत तेज़ दौड़ते हैं और उम्दा खिलाड़ी है। तब उनको पाकिस्तान के एक रनर थे जिनका नाम अब्दुल खालिक था, उनके साथ रेस करने के लिए पाकिस्तान में खास बुलाया गया, क्योंकि अब्दुल खालिक भी एक उम्दा दर्जे के रनर थे, खिलाड़ी थे, एथलीट थे। लेकिन चूंकि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसकी कुछ यादें अच्छी नहीं थी मिल्खा सिंह की, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान में जाने से इनकार कर दिया। लेकिन तभी अपने जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने मिल्खा सिंह को बुलाया, उनको कहा कि देखिए ये तो एक खेल है और आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है पाकिस्तान के इस रेस में भाग लेने का, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो मिल्खा सिंह वहाँ गए और उन्होंने पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को पाकिस्तान की ज़मीन पर ही हराया। और इस सब को देख रहे थे जनरल आयुब खान, वो है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, उस वक्त के प्रेसिडेंट। जब उन्होंने मिल्खा सिंह को दौड़ते हुए देखा और अब्दुल खालिक को हराते हुए देखा, तब उन्होंने कहा, मिल्खा सिंह जी, आप तो दौड़ते नहीं हैं, आप तो उड़ते हैं। और तब से उन्होंने कहा कि आज से पाकिस्तान के लोग आपको फ्लाइंग सिख के नाम से जानेंगे। और उसके बाद ही मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम मिला और आज तक हम मिल्खा सिंह जी को द फ्लाइंग सिख के नाम से ही जानते हैं। इंडियन आर्मी ने ऑनररी कैप्टन के रूप में वो सेवानिवृत्त हुए और अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 जो 2021 में हुआ उसके वो शिकार हो गए और हमें मिल्खा सिंह जी को कोविड के कारण खोना पड़ा एट द एज ऑफ 91।
इसके बाद मिल्खा सिंह जी को पद्मश्री के से भी नवाजा गया था। और जब भी एथलेटिक्स की बात आती है, इंडियन एथलेटिक्स की बात आती है, मिल्खा सिंह का नाम हमेशा लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं एक और हॉकी के खिलाड़ी जिनका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल हरिपाल कौशिक वीर चक्र। जी हाँ, ये एक ऐसे सिपाही हैं, ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ना कि खेल के मैदान में अपना नाम बनाया, बल्कि एक फौजी होने के नाते उन्होंने एक जंग में भी पार्टिसिपेट किया, और वो जंग थी 1962 इंडो चाइना वॉर। लेफ्टिनेंट कर्नल हरिपाल कौशिक भी हॉकी के खिलाड़ी थे। उन्होंने 1956 ओलंपिक्स यानी मेलबोर्न ओलंपिक्स, जिसमें मिल्खा सिंह इतने कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन मिल्खा सिंह जी और लेफ्टिनेंट कर्नल हरिपाल कौशिक एक ही ओलंपिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उस ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम को फिर से गोल्ड मेडल मिला था, और लेफ्टिनेंट कर्नल हरिपाल कौशिक भी उस टीम के एक मेंबर थे। उनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है, और वो सिख रेजिमेंट में कार्यरत थे। 1962 जब इंडो चाइना वॉर ब्रेकआउट हुआ, तब अरुणाचल प्रदेश में बुमला नाम की जगह पे वॉर ऑफ बुमला में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उनकी एक छोटी सी टुकड़ी ने आती हुई चाइनीज सेना का डट के मुकाबला किया, और उन्होंने उस वक्त तक चाइनीज आर्मी को अपने देश में आने नहीं दिया, जब तक कि अपने देश की तरफ से और भी रीएनफोर्समेंट्स वहां ना पहुंच जाए। और उनकी इस बहादुरी के लिए, क्योंकि वो वहां के कंपनी कमांडर थे, उनको वीर चक्र प्रदान किया गया। इस तरह से लेफ्टिनेंट कर्नल हरिपाल कौशिक ना कि सिर्फ खेल के मैदान में, बल्कि युद्ध भूमि पर भी उन्होंने मेडल हासिल किए हैं। और सेवानिवृत्त होने के बाद भी वो हॉकी से जुड़े रहे, हॉकी का प्रशिक्षण देते रहे, कमेंटेटर भी हुए, और हमेशा वो हॉकी से जुड़े रहे। अभी हम अगले खिलाड़ी की बात करते हैं। उनका नाम है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, अति विशिष्ट सेवा मेडल। कर्नल राठौर 9 ग्रेनेडियर्स में कार्यरत थे, और जब मैं खुद नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में था, प्रशिक्षण पा रहा था, तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी उस वक्त नेशनल डिफेंस एकेडमी में थे। वो मुझसे 3 कोर्स जूनियर है, यानी मैं 74th एनडीए का हूं, और वो 77th एनडीए के थे। खेलकूद में तो वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन नेशनल डिफेंस एकेडमी के प्रशिक्षण में शूटिंग में कोई कंपटीशन होता नहीं है, और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शूटिंग में ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। बताइए, जब वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में थे तब उन्होंने शूटिंग नहीं सीखी थी, तब तो वो सिर्फ प्रशिक्षण के लिए शूटिंग करते थे, वहां पे कोई कंपटीशन नहीं था। और उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी से वो गए आईएमए के बाद उन्होंने ग्रेनेडियर ज्वाइन किया, और एज ए सोल्जर वो कई जगह पे कार्यरत थे, कश्मीर में भी कार्यरत थे, और कारगिल वॉर में भी वो शामिल हुए थे 1999 के कारगिल वॉर में। लेकिन उससे थोड़ा ही पहले 1998 में उन्होंने इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के बाद शूटिंग का प्रशिक्षण शुरू किया था। शूटिंग का प्रशिक्षण उन्होंने 1998 में शुरू किया, और महज 4 साल के बाद 2002 में उन्होंने अपना सबसे पहला शूटिंग का मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता, और 2 साल बाद सिल्वर मेडल एथेंस के ओलंपिक गेम्स में 2004 में उन्होंने जीता। यानी 1998 में जिन्होंने शूटिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करना शुरू किया, यानी एज अ स्पोर्ट, विद इन 4 इयर्स उन्होंने कॉमनवेल्थ के प्लेटफॉर्म पे मेडल जीता, और विद इन 6 इयर्स उन्होंने ओलंपिक्स के प्लेटफॉर्म पे मेडल जीता। यानी आप समझ सकते हैं कि उनका हार्डवर्क कितना रहा होगा। जो स्पोर्ट उन्होंने इतना लेट शुरू किया, उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया, और वो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने शूटिंग में एक ओलंपिक मेडल हासिल किया है। अब तो आप जानते ही हैं, उनके बाद अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, अभी 2024 के
पेरिस ओलंपिक्स में मनु भाकर, सरबजीत सिंह, कितने ही लोगों ने अभी शूटिंग में ओलंपिक्स में मेडल हासिल किए हैं। लेकिन 2004 में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर थे जिन्होंने पहली बार शूटिंग में ओलंपिक मेडल, सिल्वर मेडल हासिल किया था। उनको अति विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया है। खेल रत्न अवार्ड और अर्जुन अवार्ड भी उन्हें प्रदान किया गया है। फिर उन्होंने इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया और आप सब जानते ही होंगे कि उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और मिनिस्टर भी बने थे, और उनके नेतृत्व में, उनके अगुवाई में खेलो इंडिया गेम्स की भी शुरुआत हुई थी। और इन्हीं खेलो इंडिया गेम्स की बदौलत आजकल हमें कई ऐसे खिलाड़ी मिल रहे हैं जो भारत का नाम हर प्लेटफॉर्म पे, हर गेम में और ऊंचे से ऊंचे लेवल में अपने भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा सूबेदार मेजर नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता। नीरज चोपड़ा ने 2020 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश का नाम रोशन कर दिया था। इससे पहले किसी ने जेवलिन थ्रो में कोई भी मेडल हासिल नहीं किया था। और वो इंडियन आर्मी में रहते हुए, राजपुताना राइफल्स में रहते हुए इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग उन्होंने हासिल की और बहुत ही कम समय में उन्होंने ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीता। और अभी हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक्स में उन्होंने सिल्वर ओलंपिक मेडल भी उनको अभी मिला है। उनको परम विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया है। वो अभी भी कार्यरत है। अभी भी हम उनसे उम्मीद करते हैं कि जितने भी आगे, जितने भी इंटरनेशनल लेवल के गेम्स होंगे उसमें वो गोल्ड मेडल जीतते रहेंगे। अगले ओलंपिक्स में वो दोबारा गोल्ड मेडल जीतेंगे और भारत का नाम हमेशा की तरह, भारत का झंडा हमेशा लहराते रहेंगे। अभी तक मैंने जितने भी लोगों का नाम लिया सब तो मेल्स हैं, यानी मेल खिलाड़ी हैं। लेकिन क्या अपनी लड़कियां क्या लड़कों से कम हैं? तो अभी मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे खिलाड़ी की जो इंडियन एयरफोर्स में रहती थी। उनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर शिखा पांडे। जी हाँ, स्क्वाड्रन लीडर शिखा पांडे इंडियन एयरफोर्स में एक ATC ऑफिसर की तरह से उन्होंने ज्वाइन किया था। लेकिन वो एक बहुत ही उम्दा क्रिकेट की खिलाड़ी है। वो राइट आर्म मीडियम पेसर है, मिडिल ऑर्डर की बैट्समैन है, एक ऑलराउंडर है। उन्होंने टेस्ट, वनडे इंटरनेशनल और T20 और विमेंस प्रीमियर लीग हर एक में पार्टिसिपेट किया है। उनकी जो कार्यकुशलता है क्रिकेट के फील्ड में, हम सब उसके बारे में जानते हैं। और वो भी भारतीय वायुसेना की ही एक खिलाड़ी है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा अगले सिपाही हैं जो खिलाड़ी भी हैं, और उनका नाम है सूबेदार मेजर जीतू राय। सूबेदार मेजर जीतू राय 11 गोरखा राइफल्स में कार्यरत थे और उनका इवेंट है 10 मीटर्स और 50 मीटर्स पिस्टल। उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। उनको खेल रत्न और पद्मश्री प्रदान किया गया है। उसके बाद मैं एक ऐसे खिलाड़ी की बात करना चाहता हूं, नायब सूबेदार दत्तू भोकनल। नायब सूबेदार दत्तू भोकनल ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक गांव से आते हैं। उनके गांव में पानी की इतनी गहरी समस्या थी, उनको दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। और वही खिलाड़ी आगे चलकर रोइंग कंपटीशन में, यानी बोटिंग कंपटीशन में भारत का उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया ओलंपिक लेवल में। जिस व्यक्ति को पानी की इतनी किल्लत थी अपने बचपन में, अपने गांव में, वही खिलाड़ी बाद में इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के बाद उनको रोइंग की जो प्रशिक्षण मिला उसमें उन्होंने महारत हासिल की और उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक्स में रोइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। हालांकि उन्हें कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन उनकी सबसे खास बात यह है कि वो ऐसे परिस्थितियों से आए हैं, उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया और
रोइंग में उन्होंने अपने देश को ओलंपिक्स तक पहुंचाया। उनको 2018 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मिला था और उनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। उसके बाद मैं बात करूंगा ऑनररी कैप्टन विजय कुमार शर्मा की। विजय कुमार शर्मा डोगरा रेजिमेंट में कार्यरत थे इंडियन आर्मी के। उनको पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया है। उनका इवेंट है 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल शूटिंग और 2012 के लंदन ओलंपिक्स में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है और उनको अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेना मेडल भी प्रदान किया गया है। ओलंपिक्स के अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में भी उन्होंने अपनी कार्यकुशलता दिखाई शूटिंग में और उन्होंने कई मेडल्स भारत के लिए जीते हैं। इंडियन आर्मी की बात हो गई, इंडियन एयरफोर्स की बात हो गई। इंडियन नेवी के भी एक बहुत ही उम्दा ऑफिसर थे, उनका नाम था फारूक तारापुर। जिस तरह से दत्तू भोकनल ने रोइंग में भारत का रिप्रेजेंटेशन किया, वैसे ही नेवल ऑफिसर फारूक तारापुर ने भारत का रिप्रेजेंटेशन हर लेवल पे याटिंग कंपटीशन में किया। यानी याटिंग कंपटीशन भी एक वाटर गेम है और उसमें उन्होंने कुशलता हासिल की और उन्होंने एशियन गेम्स में कई मेडल्स जीते हैं, कॉमनवेल्थ में कई मेडल्स जीते हैं और उन्होंने 1984, 1988 और 1992 के ओलंपिक्स में भी भारत का रिप्रेजेंटेशन किया है। हालांकि उन्हें कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन याटिंग जैसे स्पोर्ट में किसी को उस लेवल तक पहुंचना, ओलंपिक लेवल तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात है और वो भी इंडियन नेवी में कार्यरत होके। यानी उनका मेन काम तो इंडियन नेवी में रहना है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपने खेल को इतना बेहतर बनाया कि उन्होंने अपने देश का रिप्रेजेंटेशन ओलंपिक लेवल तक भी किया। अभी तक तो मैं ऐसे खिलाड़ियों की बात कर रहा था जो ओलंपिक्स गेम में या एशियन गेम्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपको याद होगा, मेरे पिछले एपिसोड में मैंने एक मेजर डीपी सिंह की बात की थी जो पैरा एथलीट थे, यानी जो स्पेशली एबल्ड थे और उनकी एक टांग नहीं थी, फिर भी उन्होंने महारत हासिल की थी दौड़ने में, मैराथन दौड़ने में। ऐसे ही एक खिलाड़ी अभी पैरालंपिक्स 2024 पेरिस में उभर के आए हैं। अभी उभर के नहीं आए हैं, हालांकि उन्होंने इससे पहले भी और भी कॉम्पिटिशन्स में मेडल्स जीते हैं, लेकिन पैरालंपिक्स पेरिस में कल ही उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है और उनका नाम है सूबेदार मेजर होकेटो होटोजे सीमा। ये है नागालैंड के खिलाड़ी। ये भारतीय सेना में कार्यरत थे, आसाम रेजिमेंट में, और अनफॉर्चुनेटली 2002 में एक लैंड माइन होती है। लैंड माइन यानी एक ऐसा वेपन होता है दुश्मन जो उसको बिछा देते हैं, हम भी बिछा देते हैं, जिसके ऊपर पैर रखने से वो ब्लास्ट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली 2002 में एक लैंड माइन ब्लास्ट में उन्होंने अपना बायां पैर खो दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो भारतीय सेना में डटे रहे। भारतीय सेना ने उनको प्रशिक्षण दिया पैरा एथलीट के तौर पे और उनको शॉट पुट में महारत हासिल हुई। उन्होंने कई कॉम्पिटिशन्स में मेडल्स जीते हैं और जैसे कि मैंने कहा पैरालंपिक्स पेरिस में उनको शॉट पुट में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। मैंने अभी बताया होकेटो सीमा के बारे में, जिन्होंने पैरालंपिक्स पेरिस में अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लेकिन भारत के सबसे पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे मुरलीकांत रमाकांत पेटकर। वो भी एक फौजी थे, ईएमई में वो कार्यरत थे और 1965 इंडो पाक वॉर में जब उन्होंने जंग में वो शामिल हुए, तब उनको गोलियां लगी थी और उनके शरीर में 9 गोलियां लगी थी। उसमें से 8 तो निकाली गई, लेकिन एक जो स्पाइन में गोली घुस गई थी उसको निकालना मुश्किल था। उसके कारण वो कमर के नीचे डिसेबल्ड हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने कई इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और 1972 के पैरालंपिक्स में उन्होंने स्विमिंग में
1972 के स्विमिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। यानी भारत के सबसे पहले पैरालंपिक ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट रहे मुरलीकांत पेटकर। हालांकि उनका नाम पेटकर है, लेकिन मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, और उनको भारत सरकार ने पद्मश्री प्रदान किया। और उनके ऊपर हाल ही में एक बॉलीवुड की पिक्चर भी बनी है जिसका नाम है चंदू चैंपियन, जो मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखी ही होगी। तो इस तरह से जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कई खिलाड़ी हैं भारतीय सेना के जिन्होंने भारत का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग टूर्नामेंट्स में किया है। लेकिन आज मैंने आपसे कुछ ही खिलाड़ियों के बारे में बात किया जिन्होंने ओलंपिक्स लेवल तक पहुंचकर भारत के लिए मेडल जीते हैं। सशस्त्र सेनाओं में, अपने सशस्त्र सेनाओं में एक स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, फिर जहाँ पे जो खिलाड़ी, जो हमारे सैनिक है, जो हमारे सिपाही है, जो खेलों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि भारतीय सेना में भी कई कॉम्पिटिशन्स होती रहती है, रेजिमेंट लेवल पे और डिवीजन लेवल पे और कमांड लेवल पे कई सारी कॉम्पिटिशन्स होती रहती है। उस वक्त जैसे हमको पता लगता है कि कोई खिलाड़ी बहुत ही माहिर है किसी खेल में, हम उसको और प्रोत्साहन देते हैं, उम्दा तरह की ट्रेनिंग देते हैं और ऐसी ट्रेनिंग देती है कि वो भारत का नाम रोशन कर सके। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सशस्त्र सेना में केवल यही नहीं है कि हम भारत देश की सीमाओं का संरक्षण करें, लेकिन और भी फील्ड्स में, जैसे कि खेल कूद के फील्ड्स में भी भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करे और भारत का झंडा हर तरफ गाड़ के रखें। तो ये कहते हुए मैं आपसे आज विदा लेता हूं, और ये मैं उम्मीद करता हूं, उम्मीद क्या, मुझे पूरी तरह से पता है कि आगे चलकर भी भारतीय सशस्त्र सेनाओं से कई उम्दा खिलाड़ी आगे आएंगे और भारत के लिए ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, कोई भी गेम्स हो, कई सारे मेडल्स प्राप्त करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।